हेलो एवरीवन। अपने आज के इस वीडियो में हम कुछ F1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों के समाजीकरण में माता पिता, परिवार, मित्र समूह इत्यादि की भूमिका क्या होती है, ये हमें बतानी है। तो यहाँ से इसका आंसर हम देख लेते हैं। बच्चों के समाजीकरण में परिवार, मित्र समूह, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम, राजनीति एवं धर्म प्रमुख भूमिका निभाते हैं। परिवार बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक इकाई होती है। प्राथमिक इकाई कहने का अर्थ है फर्स्ट स्टेज, जो हम बोल सकते हैं कि बच्चे का जो समाजीकरण होता है यहीं से स्टार्ट होता है। इसी से बच्चे के समाजीकरण का प्रारंभिक चरण चलता है। धर्म, संस्कृति, लिंग, जाति से संबंधित प्राथमिक व्यवहारों की नींव परिवार में ही पड़ती है। छोटी उम्र में ही परिवार दंड, पुरस्कार तथा पुनर्बलों का उपयोग कर परिवार एवं समाज के वांछित व्यवहारों को आकार देता है। मित्र समूह बच्चों का वह खुला मंच होता है जहां वे खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं एवं अपने मित्रों से बहुत सारी आदतें सीखते हैं। बच्चों का पहनावा, खान पान, खेल कूद एवं जीवन शैली पर मित्र समूह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। समुदाय हमेशा यह चाहता है कि बच्चा समाज स्वीकृत व्यवहार ही करे। उनके व्यवहार पर न केवल परिवार का बल्कि अन्य लोगों की भी निगाहें होती हैं। बच्चों की आदतों में सुधार के लिए समुदाय कई बार परिवार पर दबाव भी डालता है। समुदाय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक अर्थ में समुदाय किसी स्थान विशेष में रहने वाले ऐसे लोगों के समूह से है जिनका समान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत हो एवं समान सरोकार हो। दूसरे अर्थ में पूरे शहर, राज्य या देश को भी समुदाय माना जाता है। यहाँ हम समुदाय का प्रयोग पहले अर्थ में देख रहे हैं। इस प्रकार के समुदाय का निर्माण एक जाति, एक धर्म या अनेक जातियाँ एवं अनेक धर्मों से होता है। इन सभी परिस्थितियों में बच्चों का समाजीकरण अलग अलग होगा। एक ही जाति द्वारा निर्मित समुदाय में उस जाति विशेष की परंपराएं, रीति रिवाज बच्चों को सिखाया जाता है। जहाँ एक से अधिक जातियों द्वारा निर्मित समुदाय में वहाँ बच्चे अपनी जाति विशेष की परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अलावा अंतर्जातीय संबंधों के बारे में भी सीखने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार एक ही धर्म द्वारा निर्मित समुदाय के बच्चों को उस धर्म विशेष के रीति रिवाज, कर्मकांड एवं धार्मिक अनुष्ठानों से अवगत कराया जाता है, जबकि विभिन्न धर्मों द्वारा निर्मित समुदाय के बच्चों के अपने धर्म से संबंधित रीति रिवाजों, कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा दूसरे धर्मों से समानता व भिन्नताओं को भी सीखने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही बच्चों का सामना जब विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे कि विद्यालय, पाठ्यचर्या, राज्य आदि से होता है तो समाजीकरण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे परवर्ती समाजीकरण भी कहते हैं। यह प्रक्रिया बाल्यावस्था के उत्तरवर्ती काल से शुरू होती है, जब बच्चे का समय परिवार के अलावा समाज के किसी अन्य संस्था जैसे कि विद्यालय में व्यतीत होना प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया आगे निरंतर चलती रहती है। परवर्ती समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यालय समाजीकरण में समाज एवं राज्य के बीच कड़ी की भूमिका निभाता है। विद्यालय के पास ऐसे अनेकों उपकरण होते हैं जिनके द्वारा वह बच्चों का समाजीकरण करता है। उसमें से कुछ उपकरण है पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धति, शिक्षक की भूमिका, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि। विद्यालय में समाजीकरण की विशेष चर्चा तीसरी इकाई में की गई है। जब हम इसकी थर्ड यूनिट पढ़ेंगे उसमें हम आगे की क्वेश्चंस देखेंगे। इसके साथ ही आज संचार माध्यम भी समाजीकरण में एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है। कार्टून चैनलों की भरमार एवं मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता ने बच्चों की सामाजिकता को प्रभावित किया है। ये संचार माध्यम धीरे धीरे बच्चों को परिवार एवं समुदाय से दूर करते चले जा रहे हैं। कई बार बच्चों में द्वंद्व की स्थिति भी पैदा हो जाती है जब बच्चे संचार माध्यमों पर दिखाए गए दृश्यों को अपने परिवेश के संदर्भ में देखते हैं। राज्य भी परवर्ती समाजीकरण का एक सशक्त माध्यम है जो अपने नीतियों, नियम, कानूनों और सेवाओं के माध्यम से बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे संविधान में बच्चे बचपन को क्या क्या बाल अधिकार प्राप्त हैं। इसे हम देख लेते हैं क्या क्या बाल अधिकारों के बारे में बताया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप बिल्कुल भी छोड़कर एग्जाम में ना जाएं, इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। बच्चे एवं बचपन की अवधारणा में एक आमूलचल परिवर्तन इस दिशा में भी हुआ है
कि जहां बच्चे के लिए वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्य बाल कल्याण की परिभाषा में आते थे, वहीं अब इन्हें बाल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है तथा इन्हें बच्चों के हक के रूप में भी परिभाषित करते हुए इनकी संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क एवं अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की आयु का संज्ञान लिया गया है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986 14 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखता है। ये सारे डेट्स आप बिल्कुल ना भूलें, आप अगर लिखते हैं तो मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। इससे टीचर को लगेगा कि हाँ आपने सही में पढ़ाई की है, अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी आपने। वहीं दूसरी ओर बागानी कृषि श्रम कानून 1957 बचपन की अवस्था को 18 वर्ष तक मानता है। भारतीय वैवाहिक कानून बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से पूर्व कोई लड़का एवं 18 वर्ष से पूर्व कोई लड़की वयस्क की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। बच्चों और उनके बचपन को आधुनिक समाज में बिना बाल अधिकारों के नहीं समझा जा सकता। आपने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में ज़रूर सुना होगा, पर क्या आपने इस पर विचार किया है कि यह अधिकार क्या है और इससे देश के बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा? शिक्षा का अधिकार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसे बच्चों का अधिकार कहने की क्या मायने हैं? इन मुद्दों को समझने के लिए हमें बाल अधिकारों के विकास की पृष्ठभूमि को समझना होगा। समाज में बच्चों से संबंधित कई मान्यताएं काफ़ी पहले से चली आ रही हैं, जैसे बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों में जीते हैं, उनकी आकांक्षाएं भी होती हैं, उनमें क्षमताएं होती हैं, वे अपनी पहचान चाहते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, आदि आदि। इन सभी बातों में समाज की बच्चों के प्रति संवेदनशीलता व दया तो झलकती है, परंतु यह भी प्रतीत होता है कि बच्चों का महत्व वयस्कों के समान नहीं है, क्योंकि अधिकार सिर्फ वयस्कों का ही हो सकता है, बच्चों का नहीं। इस मान्यता ने कहीं ना कहीं बच्चों को उन सभी अवसरों से दूर किया है जिससे उनका बेहतर विकास हो पाता। यदि गौर से देखें तो बच्चों के हितों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाएं सामाजिक परंपराओं और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का हिस्सा होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी विद्यमान रहती हैं। अतः केवल कानून पारित कर देना ही काफ़ी नहीं है, वरन इसके लिए सतत शैक्षिक एवं जागरूक प्रयास, क्षमता निर्माण, परस्पर सहयोग तथा बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की पूर्ण भागीदारी व समर्थन भी होना आवश्यक है। जन्म से पूर्व गर्भावस्था तथा जन्म के 18 वर्षों तक बच्चे अपने से बड़ों के संरक्षण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन संरक्षण के साथ साथ यह बात अहम है कि सभी बच्चों को अपने बचपन की मूलभूत सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हों, स्वाधीनता, न्याय व शांतिमय माहौल मिले, ताकि आगे की सामाजिक प्रगति और जीवन को बेहतर बनाने का उन्हें उम्दा अवसर मिल सके। इन्हें सब बातों को ध्यान में मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की है तथा सहमति व्यक्त की है कि हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, राजकीय अथवा सामाजिक संपत्ति, जन्म या हैसियत जैसे किसी भी भेदभाव के बिना प्रदत्त अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि बचपन पर विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता है। बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जिनेवा घोषणा में की गई। इस घोषणा पत्र पर दस्तखत करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। इनमें बच्चों की रक्षा, उनके विकास आदि के लिए कुछ बातों पर सहमति व्यक्त की गई है। इन बातों को तय करते वक्त यह ख्याल रखा गया है कि प्रत्येक देश की परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जीने के हालातों में सुधार किए जाएं। इस दस्तावेज में दुनिया भर के बच्चों के लिए कुछ बुनियादी हकों का जिक्र भी किया गया है। यह समझा गया है कि विश्व के सभी देशों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अनेक बच्चे रह रहे हैं और इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रकार बच्चे के संरक्षण एवं समग्र विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र की परंपराओं और संस्कृतियों, मूल्यों का पूरा ध्यान रखते हुए प्रत्येक देश में, विशेषकर विकासशील देशों में, बच्चों की स्थितियों में सुधार का काम किया जाना अपेक्षित है। अतः बच्चों के लिए नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख बाल अधिकार। सबसे पहला है जीने का अधिकार। यह अधिकार बच्चों के
जन्म से पूर्व माता के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण, उपयुक्त जीवन स्तर प्राप्त करने, पहचान व राष्ट्रीयता का अधिकार सम्मिलित है। विकास का अधिकार, बच्चा सशक्त व्यक्तित्व का नागरिक बने, अतः उसे उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता है। संरक्षण का अधिकार, बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इन्हें दुनियादारी, अच्छे बुरे, सही गलत की पहचान नहीं होती, अतः इन्हें सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता होती है। इनके अंतर्गत दुर्व्यवहार, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, संरक्षण, आपातकाल, लड़ाई, विकलांगता की स्थिति से मुक्ति का अधिकार दिया गया है। सहभागिता का अधिकार, बच्चों में अनेक जिज्ञासाएं होती है, वे स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं, अहम बातचीत और निर्णय में शामिल होना चाहते हैं। अंतःकरण की आवाज़ सुनने तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों की सहभागिता बढ़ाने हेतु दिया गया है। हमारे देश के संदर्भ में बाल अधिकार की अवधारणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी आबादी अभी भी इससे वंचित है। आप अपने आसपास की कई ऐसे बच्चों को दिखेंगे जिनके बचपन और बाल अधिकारों को रोजाना हनन किया जाता है। यही कारण है कि बाल अधिकारों को भारतीय संविधान में भी अहम जगह दी गई। भारत के संविधान में बाल अधिकार, हमारे संविधान में मुख्य अधिकार निम्न है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से बचाना, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त रोजगार में जबरदस्ती प्रवेश से बचाना, स्वतंत्र एवं सम्मानजनक परिस्थितियों में स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार। बच्चे देश के भविष्य है, इस कथन को हम अक्सर कहते हैं जब बच्चों की महत्ता को दर्शाना होता है। यदि बच्चों की अधिकारों की बात की जाए, अब हमें यह समझना होगा कि बच्चे देश के वर्तमान हैं। जब हम कहते हैं कि बच्चा वर्तमान है तो हम उसकी स्वतंत्र अवस्था को स्वीकार करते हैं तथा उनके अधिकारों की बात करते हैं। इसलिए बच्चों को भविष्य की अपेक्षित तैयारी के संदर्भ में ना समझकर उन्हें उनके वर्तमान के संदर्भ में जानना एवं समझना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें बच्चों की यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझने में मददगार होगा। एक शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर आप अपने विद्यालय के माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना को लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भी बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता लाने की ज़रूरत है। यहीं पे हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होता है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आगे क्वेश्चंस की हम कल बात करेंगे। और अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली और आप डेली वीडियोस देखते ही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, दबा दो बटन।